चलो तो क्लास स्टार्ट करें। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्चुअली क्या है, अब मैं ज़्यादा चिल्लाता नहीं, थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, क्लास फिर एनर्जी बहुत चली जाती है, तो थोड़ा सा शांति से पढ़ाऊँगा। देखें, हमने कल की क्लास में पढ़ा था अम्ल क्षार। कुछ छोटी छोटी बातें की थी कि अम्ल क्षार क्या होता है, ज़माने में किसे कहते हैं, लेकिन अब के ज़माने में किसे कहेंगे वो समझेंगे। अम्ल क्षार की धारणाओं को समझने से पहले हमने पढ़ा था प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, आपको याद होगा। फिर हमने पढ़ा था इसके बाद ये वियोजन की मात्रा के बारे में बात किया था कि वियोजन की मात्रा क्या होती है, कितनी मात्रा में वियोजित होती है। थोड़ा सा नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी आयनिक पदार्थ जो होता है वो धनायन तथा ऋणायन में टूटता है। जैसे ये NaCl है, धनायन तथा ऋणायन में टूटता है। विद्युत अपघट्य के बारे में बात की थी। तो कितनी मात्रा में वियोजित हो रही है, तो वियोजन की मात्रा जो होती है कि कुल कितने मोल हमने उस पदार्थ को लिया था, यानी जैसे जिस पदार्थ को लेते हैं, जैसे NaCl है, वो कितना मात्रा में लिया था और उनमें से कितनी मात्रा वियोजित हो जाती है। जितनी मात्रा वियोजित होती है, वियोजित हुए मोलों की संख्या बटा लिए गए मोलों की संख्या। तो इस तरह से इसके वियोजन की मात्रा निकाली जा सकती है। वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं अम्ल क्षार की धारणाओं की तरफ, थोड़ी बात करते हैं। पुरानी धारणा जो थी क्या थी, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार वो पदार्थ होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बस इतनी बातें हैं छोटी सी। अब अम्ल क्षार की इन धारणाओं के बाद और भी कुछ धारणाएं हमारे पास आई हैं। वो धारणा है, एक है आर्हेनियस की धारणा। आर्हेनियस की धारणा कहता है कि वे पदार्थ जो H+ दान करता है, याद करते जाइएगा, H+ दान करता है वो अम्ल है। यानी वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर H+ दान करे, सीधा सा मतलब है। किसी भी पदार्थ के आयनन से H+ दान हो तो वो पदार्थ होगा अम्ल। लेकिन OH- दान हो या OH- मुक्त करता है तो वो क्षार है। यानी जिसके पास H+ है अम्ल है, OH- है क्षार है। ये ब्रोस्टन आर्हेनियस ने कहा था। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रोस्टर लॉरी की धारणा, उससे ज़्यादा एडवांस। तो जैसे इन्होंने H+ दान किया, ऐसा कहा अम्ल है, तो ये भी वही कहता है कि H+ दाता अम्ल होता है, ये भी कहता है वैसे। लेकिन H+ को उन्होंने H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन ना कह करके यहाँ प्रोटॉन शब्द लगाया इसने, तो कहा H+ यानी कि प्रोटॉन। भाई H+ और प्रोटॉन एक ही चीज़ है ना, ध्यान रखिएगा, कोई अलग चीज़ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। तो अगर आप समझते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है, तो 1 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 0 है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ये आप जानते हैं। अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो आपके पास क्या हुआ, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर तो प्रोटॉन तो होंगे नहीं, 0। इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन 0। अब यहाँ पर बचा क्या, H+ पे देखिए, प्रोटॉन तो 1 बचे हैं, बोलो, प्रोटॉन 1 बचे हैं, इसमें प्रोटॉन 1 बचे हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा है और ना न्यूट्रॉन है। तो समझ में आती है ये बात है कि H ने, इसके पास सिर्फ होता क्या है, इसके पास एक प्रोटॉन होता है नाभिक में और बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, इन्होंने निकाल दिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास बचा क्या है, सिर्फ नाभिक बचा है जो प्रोटॉन है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको तो H कह रहे हैं, जबकि ये H+ है। तो H+ एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध होता है। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दान करने पर बचा हुआ जो आयन होते हैं वो H+ है। H+ एक्चुअली होता प्रोटॉन, इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन शब्द का उपयोग किया गया। क्या ब्रोस्टर ने कहा, प्रोटॉन दाता अम्ल है, यानी H+ ही है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन दाता अम्ल है, लेकिन प्रोटॉन ग्राही, यहाँ पर प्रोटॉन शब्द को दोनों में चेंज नहीं किया। यहाँ पर H+ और OH- कहा था, यहाँ पर कहा सिर्फ क्या चीज, यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन शब्द का उपयोग किया है। तो जो पदार्थ H+ दान करता है या प्रोटॉन दान करता है वो अम्ल है, और जो H+ ग्राही है, ग्रहण करता है, वो क्षार है। ये याद करते जाइएगा, मैं पूछूंगा जहां पे भी, वहां पे जवाब देना है आपको, है ना। यहाँ पे भी पूछ सकता हूँ, यहाँ पे पूछ सकता हूँ। फिर उसके बाद एक और धारणा आती है जिसको लुईस की धारणा कहते हैं। ये प्रोटॉन से रिलेट नहीं करता है, H+ से रिलेट नहीं करता ये धारणा रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन युग्म से, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी से, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी से। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दाता अम्ल है, पढ़े है ना आपने भी। प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन दाता होगा तो क्षार होगा, प्रोटॉन का उल्टा इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन दाता, दाता अम्ल है तो प्रोटॉन दाता अम्ल है तो इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल है और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार होता है लुईस धारणा के अनुसार। तो हम इस क्षार को एक शब्द दे रहे हैं, लुईस अम्ल, लुईस क्षार। तो जो हम क्षार और अम्ल नहीं होता, यहां पर सीधा सा मतलब होता है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है लुईस क्षार होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है लुईस अम्ल होता है। चलिए सर, अम्ल क्षार की इस धारणा की तरफ चलते हैं, आर्हेनियस की धारणा की तरफ। तो यहां पर हम आर्हेनियस की धारणा को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। आर्हेनियस की धारणा कहता है कि वे पदार्थ, अच्छा हमने ये तो पढ़ा दिया आपको, है ना, अब क्लियर याद हो गया। ये मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको इसके बारे में, बोलो। अम्ल क्या है और बुरा वर्ड्स बोला करो। क्या OH माइनस, कैसे OH माइनस क्षार हो जाएगा? OH माइनस दाता क्षार, पूरे शब्द बोलो भाई। हाँ, इसमें क्या पढ़े? H प्लस या प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, P प्लस नहीं, प्रोटॉन। हाँ हाँ, फिर इसमें क्या बोले हमने? इलेक्ट्रॉन कहाँ शब्द है? इलेक्ट्रॉन युग्म है। हाँ बोलो बोलो। हाँ चलिए ठीक है, याद हो गया ना, ऐसे पढ़ाऊंगा अभी। हाँ, आपके दिमाग में याद है कि नहीं तुम्हारी मर्जी है ना, तुम लोग जानो, लेकिन नहीं याद होगा तो चमकाऊंगा। आर्हेनियस की धारणा, आर्हेनियस की धारणा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि ये इतने में दिया था, उतने में दिया था, तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं है वो, है ना। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H प्लस दान करता है अम्ल, तथा जो OH माइनस दान करता है उसे क्षार कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया, क्योंकि वो याद है तो ये याद है, यही तो है, इसका डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, चलिए। जैसे HCl को पानी में मैंने घोला तो ये H प्लस और Cl माइनस बनाता है। तो ये देने वाला क्या पदार्थ दे रहा है? ये H प्लस दे रहा है, तो ये अम्ल है। ये भी H प्लस HSO4 माइनस देता है, तो ये भी अम्ल है। NaOH पानी में घोला, क्या बनाया? Na प्लस और OH माइनस, OH है इसके पास, तो ये क्या है? क्षार। KOH CaOH ट्वाइस, पानी में घोला, K प्लस OH माइनस, क्या है ये? क्षार, ये भी क्षार है। और ये इसे भी पानी में घोलेंगे तो क्या? Ca2 प्लस, OH में एक माइनस होता है तो दो OH माइनस को निकला, मतलब 2 प्लस। तो ये क्या भी है? ये दोनों के दोनों क्षार है। ठीक, तो हमने ये दो देखा, अम्ल है ना, उधर बाद वाला क्षार। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या चीज़? क्षार। क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ये भी बेस। ठीक, तो क्लियर। अब चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शब्द आता है उदासीनीकरण। अम्ल H प्लस और क्षार OH माइनस होता है, तो H प्लस और OH माइनस से बनता है पानी। तो H प्लस और OH माइनस के क्रिया से जो पदार्थ बनेगा वो पानी है, यानी कि H प्लस अम्ल और OH माइनस क्षार, अम्ल क्षार की क्रिया से वो क्या हो जाता है? उदासीन होता है। अम्ल की अम्लता खत्म हो जाती है, क्षार की क्षारिता खत्म हो जाती है। इस तरह की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो परिभाषा लेते समय लिखते हैं कि अम्ल तथा क्षार की आपसी क्रिया से, अम्ल तथा क्षार की आपसी क्रिया से, यानी आपस में क्रिया कराने पर वह उदासीन हो जाता है। इस घटना को उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये उदासीनीकरण है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार का उदासीनीकरण वास्तव में H प्लस और OH माइनस आयनों की बीच की क्रिया है, ये उदासीनीकरण है। जैसे ये H प्लस और OH माइनस मिला तो ये बना। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए HCl एक अम्ल है और OH माइनस क्षार, हमने पढ़ा। तो यहाँ इसका OH और इसका H निकल करके पानी बना और लवण बना। तो उदासीनीकरण के लिए परिभाषा करते समय कई लोग ऐसे परिभाषा करते हैं,
हाइड्रोनियम आयन पानी H प्लस ग्रहण करके H3O प्लस बनाता है, इस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्लियर? पानी H2O है, H प्लस आया तो एक H बढ़ गया और एक प्लस बढ़ गया, तो ये हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए इस जो हमने पढ़ा था आर्हेनियस का सिद्धांत, इस आर्हेनियस के सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर लें। सीमा मतलब लिमिटेशंस। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो H प्लस दान नहीं करता है पर फिर भी वो अम्ल है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो OH माइनस दान नहीं करता फिर भी वो क्षार है। तो ऐसी चीज़ों को हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं ऐसी जगहों पर। जैसे मैं अगर कहूँ CaO, इसमें तो OH नहीं है पर फिर भी ये क्षार है, तो इसका जवाब ये आर्हेनियस सिद्धांत नहीं दे सकती है। CO2, SO2 ये सब अम्लीय गैसें हैं। अब इसके पास तो H नहीं है, फिर ये क्यों अम्ल नहीं है, इस बारे में ये कुछ भी नहीं कह सकता। कौन? आर्हेनियस का सिद्धांत, क्योंकि इसका सिद्धांत कहता है H प्लस और OH माइनस जो उत्पन्न करता है वही इस सिद्धांत के अंदर आता है। तो इसके द्वारा अजलीय विलयन के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की भी व्याख्या नहीं कर सकता, यानी कि इसमें पानी में मिलाएंगे तब अम्ल बनता है कि क्षार बनता है, इस पर डिपेंड करता है ये विज्ञान। तो अब मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड वो अम्ल है कि क्षार है, इसकी कोई व्याख्या ये नहीं कर सकता, बल्कि हम जानते हैं कि जो भी धातुओं का ऑक्साइड होता है वो क्षार होता है और जो भी अधातुओं का ऑक्साइड है वो अम्ल है। याद रखेंगे इस बात को। जैसे सोडामाइड, इसके बारे में भी कहा जाता है कि भाई चलो ये कौन सा है ना, इसमें H प्लस है ना OH माइनस है, पर फिर भी अमोनियम अगर इसको घोल दें तो ये प्रबल क्षार होता है। तो याद रखें ये जलीय विलयन से संबंधित बातें करता है, इसलिए इस बारे में नहीं बता सकते कि दूसरे विलायक में घोलेंगे तो ये अम्ल है कि क्षार है। फिर बात करते हैं कुछ पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी बताया CO2 SO2 जो कि H प्लस आयन नहीं दे सकते हैं, तो ये हम बता नहीं सकते कि अम्ल है। ठीक है, तो यहीं पर बताया गया बहुत से पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड SO2 H प्लस आयन न देने पर भी ये अम्ल होते हैं। इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल धातुओं का ऑक्साइड है ये OH माइनस नहीं देते तो फिर भी ये क्षार है, इस बारे में ये कोई व्याख्या नहीं करता है। फिर भी एक बात याद रखिएगा आपके लिए, चलते हैं अम्ल क्षार की ब्रोस्टेल-लॉरी धारणा को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। आपको याद कराया था मैंने H प्रोटॉन दाता अम्ल तथा प्रोटॉन ग्राही क्षार होते हैं ब्रोस्टेल-लॉरी के सिद्धांत में, आपने याद कर लिया। ठीक है, इसके सिद्धांत को समझते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी पदार्थ से रिलेट बात करते हैं तो HCl का जलीय विलयन या किसी भी पदार्थ के विलयन को उसके उभयधर्मी विलायक में घोलेंगे तब जाकर के इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब किसी पदार्थ को उसके विलायक में घोलते हैं तब वो अम्ल है कि क्षार है इस बारे में बताएगा, और उसके साथ साथ जब उसको घोला जाता है तो उसका संयुग्मी पदार्थ प्राप्त होता है। अब इस बारे में यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने यहां पर HCl का जलीय विलयन लिया है उदाहरण में, इस बस उदाहरण को समझिएगा, इससे आपका फिर लिखा हुआ तो दिख ही जाएगा आपको।
HCl है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को जब जल में घोलेंगे तो क्या स्थिति दिखाएगा, इस पर डिपेंड करता है। मैंने जल में घोला, जल के बारे में इतना ध्यान रखिएगा वो H+ ग्राही भी है, H+ दाता भी है। कैसे? जल H2O, H+ और OH- ये दोनों देखो, OH- भी दाता है, H+ भी दाता है, ठीक है, दोनों। अब बोले सर यहाँ पर H+ ग्राही भी है बोल रहे हो, ये H+ दाता है, देख रहे हो आप निकल रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि H2O + H+ क्या दिखाई दे रहा है, ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, H3O+, तो ये ग्राही भी हो गया। यहाँ पर H+ ग्राही है और यहाँ प्रोटॉन दाता है, ये सॉरी प्रोटॉन ग्राही है, तो यहाँ पर क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर ये प्रोटॉन निकाल रहा है तो ये अम्ल की तरह व्यवहार किया है। दोनों तरह व्यवहार कर सकता है ये पानी, और इसी कारण से ये उदासीन होता है। तो ये डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अम्ल के साथ जुड़ा हुआ है। HCl अम्ल है, आप जान चुके हैं। तो अब ये HCl किसके द्वारा जुड़ा है, पानी से जुड़ा हुआ है, तो ये पानी को दे देता है एक H+। जब H+ दे देगा तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साम्य अवस्था में। बोलो, ये Cl जो है, और ये हाँ क्या बन गया, Cl- बन गया, H+ दान कर दिया तो, और ये खुद क्या हो गया, H3O+। तो इस तरह से ये क्या हुआ, H+ दाता, यानी ये H+ ग्राही हो गया। H+ दाता मतलब प्रोटॉन दाता, तो ये प्रोटॉन ग्राही हो गया। हमने पढ़ा प्रोटॉन दाता अम्ल है, प्रोटॉन ग्राही क्षार है, यही तो पढ़े। बोलो, अब कोई भी पदार्थ H+ दान करने पर जो चीज बनता है उसे हम संयुग्मी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, संयुग्मी, कॉन्जुगेट। तो इससे ये कौन सी चीज बनाता है, ये वाला, तो इसका संयुग्मी कौन हुआ, ये हुआ। तो ये क्या हुआ, Cl का संयुग्मी ये हुआ, तो ये क्या बन गया, संयुग्मी। अब ये बात याद रखना, संयुग्मी हमेशा विपरीत प्रकृति का होता है। जैसे ये H+ दाता है, इधर का काम हो चुका है ना तुम्हारा, ये अम्ल है। अच्छा, अब यहां पर कौन प्रबल है कौन क्षार है, इस बात पर बारे में बात करते हैं। पानी का गुण दोनों होता है, तो वो दुर्बल रहेगा हमेशा, तो ये पानी हमेशा दुर्बल रहेगा, याद रखना। लेकिन पानी के अलावा जो भी पदार्थ लोगे वो हमेशा प्रबल रहेगा। तो ये प्रबल है, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। अब जो पदार्थ बनेगा उसकी सारी प्रकृति उल्टा रहेगा। कैसे, ये H+ दाता है और इसका संयुग्मी कौन है, ये वाला। संयुग्मी शब्द मैंने बोला ना, उसका जिससे बनता है। जैसे लड्डू को तोड़ दिए तो लड्डू का बना हुआ जितना टुकड़ा है लड्डू का ही टुकड़ा होगा ना, हाँ, वो रामू का टुकड़ा तो होगा नहीं, वो टीवी का टुकड़ा होगा नहीं, कांच का टुकड़ा होगा नहीं। बोलो, मुर्गी को काटोगे तो मुर्गी का ही मांस मिलेगा ना, बकरे का तो नहीं मिल जाएगा। नहीं नहीं, काटने पर हो जाता है, ऐसा नहीं, जो जिसका है वैसा ही रहेगा, वो तो जब तक पड़ा रहेगा, ठीक है। प्रकृति को नहीं चेंज कर सकते, फिजिकली वैसा ही रहता है वो, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है उसका प्राण पकड़े उड़ जाएगा, है ना। बाद में पता चला तुम्हारा बच्चा बन के आ गया वो मुर्गी, फिर काँव 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 करेंगी रोज, है ना, तो वो अलग बात है। ठीक, समझ में आया बातें। तो क्या हुआ, यहां पर समझना, ये इधर चला गया H+, तो ये इससे क्या मिला, ये मिला, तो उसका संयुग्मी है। तो संयुग्मी का गुण कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रोटॉन दाता ही है तो ये प्रोटॉन ग्राही होगा। मैं ये H+ और एक ही मतलब है दोनों का, तो मैं इसलिए दोनों चीजें नहीं लिख रहा हूं, कोई भी एक चीज ले लो, या तो H+ लिखूंगा या फिर तो यहां पर P+ है। तो प्रोटॉन ये ग्राही हो गया, ये दाता। अब ग्राही क्यों हुआ सर, जब इसको दान कर दिया है तो ये बना। ये रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, ये H+ वापस दे देगा, तो ये ग्राही हुआ ना भाई, ये इसी कारण से बोला। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो मैं सिंपल बोल रहा हूं, इसका संयुग्मी ये है तो इसका जस्ट उल्टा होगा, तो ये ग्राही हुआ। अब चलते हैं, अब यहां पर देखिए तो ग्राही है मतलब ये क्षार है। बोलो क्यों, अम्ल का उल्टा क्षार ना, और ये प्रबल है तो ये दुर्बल होगा, सीधा सा कहानी। तो इसी का उल्टा देख लो यहीं पे, प्रोटॉन दाता। अब यहां से समझ लो ना, इसका संयुग्मी ये है, प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन दाता है, और उसका ये दुर्बल है तो ये प्रबल अम्ल है।
पूरी तरह से इस विलयन को देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, जो प्रबल रहेगा उसी का प्रभाव होगा, जो ताकतवर रहेगा उसी का प्रभाव होगा। तो ताकतवर कौन है, अम्ल की क्षार, चेक कर दोनों तरफ। प्रबल का मतलब क्या, ताकतवर, हाँ तो कौन है, हाँ तो लिखो, क्या लिखो, अतः HCl का जलीय विलयन अम्लीय होगा। ये लिखा गया। जल प्रबल अम्ल के साथ क्षारीय तथा प्रबल क्षार के साथ अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, यह तुम्हारे जानने के लिए। अतः इसे उभयधर्मिक विलायक कहा जाता है, उभय प्रोटिक विलायक कहा जाता है, या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। चलिए, दोनों काम करता है जल। जल के बारे में बता दी, कल के डेट में प्रश्न आएगा कि एम्फीप्रोटिक क्या होता है या उभयधर्मिक विलायक क्या होता है, तो उसका जवाब है वो जल को कहा जाता है। मैं इसके लिए थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ। जल H2O, एक ने H+ दान किया तो ये बन गया OH- हो गया, H+ दान कर तो ये क्या बन गया, H3O+। NH3 के जलीय विलयन को थोड़ा समझ लेते हैं, चलिए। NH3 + H2O गिव्स, ये H+ दान करेगा, अमोनिया H+ ग्रहण करके बनाता है NH4+, और ये बन गया OH-। अब बताओ, ये प्रोटॉन ग्राही हुआ, बोलो, ये प्रोटॉन दाता हुआ, साफ नजर आया। तो ये क्या अम्ल है कि क्षार हुआ। अब देखो दोनों में देखें, ये तो हुआ क्षार और ये हुआ अम्ल। ऐसे ही निकाला जाता है ना, इसका सिस्टम ऐसा ही है, ब्रोस्टोलॉरी का सिस्टम ये है विलायक के तहत। तो ये प्रबल होगा कि दुर्बल होगा, ये प्रबल होगा दुर्बल होगा। अब मुझे बताओ, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले बात, ये क्या है, दुर्बल है कि प्रबल है, बोलो। मैंने क्या बोला था आपको, पानी के बारे में क्या बोला था, पानी के बारे में क्या बोला था, बोले सुना करो यार, सुना करो, नहीं तो फिर इतना गहराई में पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा, छोटी छोटी चीज सब छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे। हाँ क्या, पानी हमेशा दुर्बल होगा, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो, तो ये दुर्बल है, तो ये इसके कारण ये प्रबल है, उल्टा। अब संयुग्मी, इसका संयुग्मी ये है, तो संयुग्मी का गुण क्या है, ये क्या है, उल्टा करो, प्रोटॉन दान किया था, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन ग्रहण किया था, अब उल्टा आएगा, इधर आएगा रिएक्शन, इन दोनों की क्रिया होगी तो इसको वापस कर देगा, रिएक्शन बैक। तो क्या हुआ, प्रोटॉन दाता और ये ये ग्रहण कर लिया, तो क्या हुआ। अब देखो, ये अम्ल है कि ये प्रबल है कि दुर्बल, ये तो अम्ल हुआ ना, तो कैसा होगा, दुर्बल अम्ल। चलो ठीक है, ऐसे ही समझना, ज्यादा लंबा मत प्रबल क्षार। अब ये वीडियो देख लेना जैसे मैं समझा। तो क्या है, अब बताओ क्या है, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा NH3 विलयन। अतः NH3 का जलीय विलयन क्यों क्षारीय होगा, क्षार प्रबल है, क्षारीय होगा। ओके, ये है इसका सिस्टम। अब चलते हैं संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार के बारे में, थोड़ा सा पेयरिंग के बारे में जो बताया उसी बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। अम्ल प्रोटॉन त्यागने के बाद शेष भाग प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण क्या बन जाता है, क्षार होता है। देखो अब बोले, यहां पर ध्यान रखें, अम्ल क्या हुआ, जैसे यहां पर देखिए, अम्ल जो है प्रोटॉन दान करने के बाद, इसको दान करने के बाद ये बन गया शेष भाग, और ये कैसा रूप धारण कर लिया, क्षारी धारण कर लिया। देख लीजिए, ये अम्ल था, ये क्षार हो गया। इसी बात को लिखा है यहां पर, अम्ल प्रोटॉन त्यागने के बाद शेष आयन प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण क्षारीय होता है। वे दोनों अम्ल व क्षार की एक संयुग्मी जोड़ी होती है। क्या बोला, अम्ल व क्षार की संयुग्मी जोड़ी होती है, मतलब यहां पर हम कहेंगे इसका संयुग्मी कौन सा हुआ, ये हुआ संयुग्मी,
एक जोड़ी हुआ, तो इसका जोड़ी वो हुआ, मतलब इसका संयुग्मी वो है और उसका संयुग्मी ये है, इसलिए इसका क्या बोला गया, संयुग्मी जोड़ी कहा गया। और इन दोनों का क्या हुआ, इनसे बना ये, बोलो। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर NH3 का, NH3 अम्ल है कि क्षार है, क्षार है ना, तो क्षार का, NH3 क्षार का संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा। जब कभी अम्ल पूछा गया मतलब उसमें H बढ़ गया है, चेक कर लो आप, H प्लस बढ़ गया है, इसका संयुग्मी अम्ल कौन सा है, वो है। ठीक है, याद रखना इस जगह पर बहुत सारी बातें आती है, किसी का अम्ल पूछा गया उसका संयुग्मी अम्ल क्या है तो H प्लस जोड़ के बोलना, बता रहा हूं ध्यान से सुनना, कहीं पर लिख लेना अपने कॉपी में। अगर उसका संयुग्मी क्षार पूछा गया तो H प्लस निकाल के बोलना। जैसे एक प्रश्न आता है आपके पास, मैं यहीं पे बताता हूं, वो तो समझा दिया हूं, उसको आप पीछे से भी उदाहरण कर सकते हो। HSO4 माइनस का एक संयुग्मी अम्ल तथा एक संयुग्मी क्षार लिखो। आंसर HSO4 माइनस का संयुग्मी अम्ल। अब अम्ल कौन होगा, जो H प्लस दान करता है। तो भाई आपने देखा है किसी का संयुग्मी अम्ल क्या हुआ, अभी दिखाया था मैंने, इसका संयुग्मी अम्ल क्या है, वो देखो लिखा है H प्लस ग्रहण हो गया, इसलिए तो जब भी H प्लस ग्रहण होगा तो उसका अम्ल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि HSO4 का संयुग्मी अम्ल कौन सा हुआ, एक H जोड़ दो तो H2SO4, HSO4 माइनस H प्लस जोड़ लेकर के बनाया H2SO4 माइनस। तो यहां पर H प्लस ग्राही हुआ है, तो ये क्या हुआ, यहां पर क्षारीय गुण प्रवेश कर रहा है, तो ये इसका संयुग्मी अम्ल बन गया। समझ रहे हो क्या बना, SO4 H2SO4 एक संयुग्मी अम्ल हो गया। इसका ऐसा बोला जाएगा, ऐसा नहीं बोलते हैं संयुग्मी अम्ल है, कोई चीज संयुग्मी अम्ल नहीं, कोई चीज संयुग्मी क्षार नहीं होता। किसका संयुग्मी है, किसका संयुग्मी अम्ल है, किसका संयुग्मी क्षार है, ये बताना होगा। ठीक है, अब इसी जगह पे इसी का दूसरी चीज आ गया कि HSO4 माइनस का संयुग्मी क्षार लिखो, तो संयुग्मी क्षार क्या होगा, बोलो। क्षार मतलब ग्राही, H प्लस ग्राही, तो H प्लस ग्राही तभी होगा ना जब उससे H निकाल लो आप, बोलो। तो ये H प्लस निकाल लिए तो क्या बन गया, एक H निकल गया तो क्या बचा, SO4 माइनस 2। क्यों, जितना H निकलेगा उतना प्लस कम होगा। ठीक है, तो प्लस कम हो गया तो माइनस बढ़ गया ना, तो क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4 माइनस, इसने एक H प्लस दान किया तो SO4 बन गया। तो इसका ये संयुग्मी क्षार हुआ, दोनों दिखा दिया मैंने। अब दिमाग लगाओ भाई, आप एकदम अब दिमाग लगवाने का काम नहीं करा सकते हम, इतना टाइम नहीं रहता हर टॉपिक पे। ठीक है, अभी बहुत काम बचा हुआ, अब दिमाग आप लोग लगाओ। अच्छा, यहाँ भी वही पढ़ाया क्या मैंने, गजब यार, दिमाग एक जैसा काम करता है हर बार, गुड, सेम काम किया है। चलो ठीक है, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मी अम्ल कहलाएगा, लिखा है। प्रोटॉन त्यागने अम्ल का अगर मैं इसको अम्ल कहता हूं तो अम्ल से त्यागने पर यह H प्लस बना, तो उसका संयुग्मी क्षार ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही, तो वैसे उल्टा समझ लेना बस। ब्रोस्टेल धारणा की सीमाएं क्या होती हैं, इसको जरा समझेंगे। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ना H प्लस दान करता है ना ग्रहण करता है, तो ऐसे पदार्थों के लिए हमें अम्ल क्षार की धारणा देना मुश्किल हो जाता है कि वो अम्ल है कि क्षार है। जैसे कुछ उदाहरण देखिएगा, AlCl3, FeCl3, BF3 आदि के अम्लीय स्वभाव को नहीं समझा जा सकता इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि इनमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन से रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा कि ये अम्लीय ऑक्साइड की भी व्याख्या नहीं कर सकता, तो यहां पर भी वहीं पे अटका हुआ हमारा साइंस कहीं ना कहीं। ठीक, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार कहीं ना कहीं अटका हुआ, लेकिन आर्हेनियस के सिद्धांत और ब्रोस्टेल के सिद्धांत में कोई बड़ा अंतर नहीं है। पर इतना याद रखिएगा, आर्हेनियस के सिद्धांत में हम
मैथमेटिकली ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रोस्टर-लॉरी के सिद्धांत में कर सकते हैं। यह परिभाषा एप्रोटिक विलायक की क्रिया को नहीं समझा जा सकता। एप्रोटिक मतलब जिसमें क्या नहीं है, ऐसा विलायक जिसमें क्या ना हो। एप्रोटिक मतलब जैसे हमारे पास पानी था, ये प्रोटिक है, H+ था, लेकिन एप्रोटिक मतलब जिसमें H+ नहीं रहता, ऐसे विलायक के लिए कोई जानकारी नहीं देती, उसको द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो चलो फिलहाल अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्रोस्टर-लॉरी सिद्धांत के अनुसार एक अम्ल केवल एक प्रोटॉन ही त्यागता है। इस बारे में ध्यान रखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भले उसके पास 50 H+ रहे, पर वो एक, जैसे यहां पर HCl है, एक H+ दान किया तो उसका एक मिला, तो यहां पर एक H+ दान किया तो ये मिला। तो इस बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे इसमें अगर साम्यावस्था स्थापित हो गई, और ये साम्यावस्था स्थापित होने का क्या मतलब होता है, इसको भी जरा समझाता हूं। तो अगर मैं Ka लिखूं, अब Ka का मतलब क्या समझना है आप, साम्यावस्था स्थिरांक, इसके बीच में अगर साम्यावस्था स्थापित हो गया है तो साम्यावस्था स्थिरांक क्यों Ka से दर्शाएंगे, क्योंकि एसिड का, एसिड का साम्यावस्था स्थिरांक इज इक्वल टू H+ इंटू OHCl- का सक्रिय मात्राओं का गुणनफल बाय HCl की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल होगा। ये सिस्टम है। हाँ, ये अलग बात है, इसे कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए H2O मिला करके आप हर बार लिख सकते हैं। फिलहाल ये, तो ये साम्यावस्था स्थिरांक किसी का भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे। यहां पर एक लाइन जो बोला गया उसको ध्यान देना, एक बार में एक ही प्रोटॉन दान करने की क्षमता होती है। मतलब अगर H2SO4 है तो एक H+ दान कर दिया तो क्या बचेगा, HSO4-। भाई H+ दान करेगा तो चिन्ह चेंज होगा, पॉजिटिव दान कर रहा है नेगेटिव होगा, नेगेटिव दान करेगा पॉजिटिव होगा। याद रखना, ये थोड़ा ध्यान रखिए, इतना पढ़ाई हो गई हमारी। चलिए, तो ये हुआ। फिर इसके बाद जो बना हुआ है, फिर एक बार H+ दान कर सकते, क्योंकि अभी भी H+ है इसके पास, तो फिर ये SO4 हो गया। ठीक, तो यहां पर आपने जो देखा है इस बारे में ध्यान देना, क्या हुआ। उसके साम्यावस्था स्थिरांक के लिए समीकरण लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो ना। किसमें लिख सकते हो, जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, साम्यावस्था स्थापित है तब। इस अभिक्रिया में एक बार H+ दान हुआ, इस अभिक्रिया में एक बार H+ दान हुआ, दोनों का साम्यावस्था स्थिरांक ये मिला। तो संपूर्ण रिएक्शन का जो है, अगर मैं दो एक साथ H2SO4 को दान करता हूं, तो एक्चुअली इसका किसी जो बहुप्रोटिक होते हैं, यानी कि जिसमें एक से अधिक H+ होता है, ऐसे अम्लों का साम्यावस्था स्थिरांक जो होगा, उनके अलग अलग टाइम पे जो साम्यावस्था स्थिरांक हुआ, हर बार एक प्रोटॉन दान करने पर उनके साम्यावस्था स्थिरांकों का योगफल होगा। ये यहां पर कहता है। अब ये इसके बारे में पता चल गया, तो H3PO4 वाली बात हो रही है। तो यहां पर कितने बार H है, 3 बार, तो एक बार दान करेगा, फिर एक हमने Ka1 बोल दे, दूसरे बार दान करेगा Ka2 हो गया, तीसरे बार दान करेगा, फिर लास्ट Kc जो होगा, तीनों का योगफल होगा। क्लियर हो गया। लंबा हो जाएगा बेटा, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, जो पहले भी मैं समझाया पूरा, 1.5 घंटे की क्लास है ये, 1.5 घंटे की क्लास को अभी 1 घंटे में कवर करूंगा। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान, कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर हो सके। अगर नहीं तो छोड़ दूंगा, या तो छोड़ दूंगा टॉपिक, दोनों में से एक है, तो छोड़ना नहीं है ना अभी टॉपिक, समझ रहे हो। बहुप्रोटिक विलायक अभी जो समझाया भैया, ठीक है। जैसे H2X, X मतलब कोई भी, जैसे H2SO4, ये X मतलब SO4 को दर्शा रहा है, तो एक एक करके दान हो रहा है, ये बता रहा है। चलिए, वो जो बात पढ़ा है ना मेरे, वही चीज़ है। ठीक है, H2SO4 में यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर उसी चीज़ को और भी बहुप्रोटिक विलायकों में इस तरह से एक बार में एक H+ दान होता है। बहुत सारे अम्ल और बहुत सारे क्षारों का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये अम्ल है, तो उसका संयुग्मी क्षार वो है। जैसे H+ दान कर दिया तो PO4, ये क्या HClO4 है, तो H+ निकल गया, ClO4- हो जाएगा। तो ये इसका ये संयुग्मी क्षार है, क्षार नहीं है, उसका संयुग्मी क्षार है। तो इस बारे में बताया कि किसका संयुग्मी क्षार क्या होगा। तो क्या, कौन कितना H+ कहाँ कहाँ से दान करता है, 2 बार दान करेगा, 1 बार दान करेगा, सब एक बार वाला है। ये एक ही बार दान करेगा, ये 3 बार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो अलग अलग स्टेप्स होंगे। तो ये बताया गया कितना H+ दान कर सकता है। और एक बात और दिखाया गया यहाँ पे कि अम्लीय प्रबलता किसकी सबसे अधिक है, ये बहुत सारे लिस्ट में से। तो देखें, अगर हम अम्लीय प्रबलता की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा
सर्वाधिक अम्लीय पदार्थ अभी तक में हमारे पास है HClO4 है। HClO3 उससे कम अम्लीय होता है, HClO2 उससे कम अम्लीय होता है, HCl सबसे कम अम्लीय। जितना ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, याद रखिएगा, ये सब पढ़ने का रहता है, वो 12th में आएगा। फिलहाल हम वहाँ पे नहीं जा रहे। H2SO4 से भी ज़्यादा अम्लीय है ये, लेकिन H2SO4 से कम अम्लीय है HCl, देख लिया। HCl से ज़्यादा अम्लीय HBr, HBr से HI ज़्यादा अम्लीय होता है। ये पूरे क्रम है ये। तो अम्लीयता जितनी अधिक होगी उसका संयुग्मी अम्ल की क्षारीयता उतनी ही कम होगी। देख लें, ये प्रबल अम्लीय है तो ये दुर्बल क्षारीय है, तो जब नीचे आएंगे तो उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्षारीयता बढ़ती जा रही है। तो दुर्बल अम्ल की क्षारीयता सबसे प्रबल है, देख लीजिए आप नीचे। ये आपके पढ़ने का है और ये याद करने का है, या थोड़ा सोचने का है, समझने का, दिमाग में। भाई जितने ज़्यादा आप शब्दकोश रखोगे, जितना ज़्यादा आप उसके जानकारी रखोगे, उतनी ज़्यादा किसी के बारे में आप डिटेल में बात कर पाओगे। अब हम लोग ये सब पढ़ते वढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब याद है, हमको नहीं लगेगा, हमको नहीं लगता ये सब चीज़ें, ठीक है। और कैसे याद हो जाता है, क्योंकि हम इसके साइंस को जानते हैं, तो इसलिए हमको साइंस पढ़ाते हैं हम लोग अक्सर। ये सब डेटा वेटा रटवाते नहीं इसलिए, ठीक है। तो चलिए एक और बात करते हैं। लुईस धारणा बताओ, अम्ल किसे कहेंगे लुईस धारणा के अनुसार? इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही क्या? लुईस अम्ल। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता लुईस क्षार और इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही लुईस अम्ल, ठीक है। यहां पर आपको बताता हूं, भले अम्ल क्षार बोल देते हैं अलग बात है, पर वो एक्चुअली लुईस अम्ल होता है, लुईस क्षार होता है। यहां पर देखिए, अमोनिया NH3, इसके नाइट्रोजन के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, पढ़े हो संरचना। BF3 के बारे में जानते हो कि देखो इसमें भी 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में, 3 फ्लोरीन जुड़ जाएगा। इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, 2 2 4 2 6 हुआ, यहां पर अष्टक पूर्ण है। अब समझना है कि इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ओनली। अष्टक भी पूर्ण है, इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन युग्म की, उसे वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा उपसे संयोजी बंध से। तो यहां पर इनके बीच में उपसे संयोजी बंध का निर्माण हो गया। तो अब देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। बोलो, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इसको दान कर रहा है, ये बनाना है। अब ये दाता है, दान करेगा, ये इनके साथ जुड़ जाएगा, तो ये दाता है तो लुईस क्षार है, और ये ग्राही है तो लुईस अम्ल है। ये एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम में भी आता है, जितनी भी चीजें आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन के आता है। लिखा, क्षार वे स्पीसीज है या वे पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके, तथा अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके, ठीक। लुईस क्षार के प्रकार, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लुईस क्षार उदासीन हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। चल देखते हैं। यार पानी नहीं ला रही यार, देखते बेटा मेरे रूम में एक बोतल में पानी है क्या? यहाँ पे
स्टार्ट करते हैं। लुईस क्षार, लुईस क्षार क्या हो सकते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पर मैंने दिखाया आपको उदासीन अणु के रूप में पानी, पानी अम्ल है कि क्षार है। अब यहां पर सोचने वाली बात है पानी अम्ल है कि क्षार है। पानी को सोचो, पानी में हम तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ब्रोस्टर-लॉरी के नियम के अनुसार और आर्हीनियस के अनुसार कि पानी उदासीन है, पढ़े ना। लेकिन इस सिद्धांत में ये क्षार है, लुईस क्षार है। क्यों सर, इसमें तो इलेक्ट्रॉन युग्म है, पानी में इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, वही क्षार होगा। बात समझ में आया? जिसके पास भी, जैसे NH3 है वो भी लुईस क्षार है, तो जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जैसे वो हमने यहां पर लिखा है ईथर है, वो सेकेंडरी एमाइन है, टर्शरी एमाइन है, ये F- है, ये सभी चीजें क्षार होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो। तो इलेक्ट्रॉन युग्म है यानी लुईस क्षार। जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो वो लुईस अम्ल। यहां पर देखो उदासीन ये हो गया। ऋणावेशित में बात कर रहे हैं, ऋणावेशित जितने भी सब में इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, चाहे CN- की बात करें, जिसकी भी बात करें। अब ये हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो सबका स्ट्रक्चर बनाने आता है, सब में कितना क्या क्या हमें पता है, प्रैक्टिस किए हो कि नहीं इस पर डिपेंड करता है। अब आता है लुईस अम्ल, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो, यानी 6 तो पूरा हो, अष्टक पूरा ना हो, तो वो सभी क्या होगा, लुईस अम्ल होगा। जैसे यहां पर दिखा है FeCl3, Fe के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो अंतिम कोश में अष्टक पूरा नहीं हुआ है, तो ये है क्या चीज, लुईस अम्ल। वैसे ही है, तो वो सब आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए साधारण कुछ अणु हैं, जैसे Cu+2, ये सब जितने भी आयंस होते हैं पॉजिटिव आयन वाले, वो सभी क्या होगा, लुईस अम्ल होंगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है लुईस अम्ल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लुईस क्षार है। बस कितनी कहानी खत्म। ठीक, और क्या आ गया, केंद्रीय परमाणु में खाली डी कक्षक होगा यानी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होगा, इसका मतलब लुईस अम्ल होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया, इसमें देखो क्या लिखा है, वे अणु जिनमें विद्युत ऋणात्मक वाले अणु बहुबंध द्वारा जुड़े हों, जैसे ये है C, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, दो बार बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ये क्या करेगा, OH- ग्रहण करके इस तरह की संरचना बनाएगा, यानी कि ये वो क्षार है, तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। अच्छा रखो रखो रखो, मैं बोले ये कैसे आ गई भाई। अब ये देखो, ये तुम्हारा पढ़ने और अपने डेटा को बड़ा करने का, बाकी पढ़ाई हो चुकी ना। कहां तक, लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस क्षार किसे कहते हैं, 2 लाइन का आंसर है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्मदान करता है लुईस क्षार, बस उतने में मार्क्स मिल गया, उतने में 11th पास। लेकिन गहराई पे जाओ तो बहुत कुछ है, ये अब तुम्हारा नीट और जेई की तरफ जाएगा, पढ़ लेना है तो समझ में तो आ गया। कल पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, और उसके बाद पीएच वैल्यू, और ये खत्म। ठीक है, आज की बातें समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। पर ये सब ये प्रैक्टिस करके आना, सब मिलेगा डे आपकी तुमको।